हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो 37 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं आज तक द लिविंग वर्ल्ड से, हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और लास्टली हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से, इस चैप्टर के कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जुलाई में वी हैव टू परफॉर्म, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। ठीक है, वरना अगर हम एक एक टॉपिक और एक एक कंसेप्ट लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चंस आए 37 ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, हम वो कवर करने वाले हैं आज के टाइम में। तो मैं आपको बता दूं 37 ईयर्स में टोटल 29 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है या दो आता है बस, या फिर कई बार आता ही नहीं है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की वेटेज क्या है, राइट। कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। नीट में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं बट उन्हें घुमाने की कोशिश किए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, आप एक बार सॉल्व करके देखिए, आपसे हो जाएगा। ओके, let's start with the first question, that is, which aspects is an exclusive characteristic of living things। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। क्वेश्चन क्या है, इन चारों में से ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसे हम देख के बोल सकते हैं, या कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम देख के बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, increase in mass from inside only, perception of events happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। ठीक है, तो ये जो आपके को जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, तो उसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो हो जाएगा कॉन्शियसनेस कि रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ। ठीक है, एंड दूसरा कॉन्शियसनेस के साथ साथ हो जाएगा लिविंग, लाइक पेशेंट लाइंग इन कॉमा। जो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पेशेंट जो कॉमा में है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पेशेंट जो कॉमा में है वो लिविंग है। ठीक है, वो क्या है, लिविंग है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स को पता होता है, एंड देयर मेमोरी, और उसे मेमोरी में याद भी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन, हेंस कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। ध्यान से देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नॉन लिविंग से हम अलग कर सकते हैं। किस एबिलिटी पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर व्हाट, interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement, responsiveness to touch। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए, माइंड अलर्ट होना चाहिए, सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पता होता है, एंड उसी के अपोज में वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइज आप लोग से सॉल्व हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, सब सॉल्व हो जाएगा। डू नॉट टेक टेंशन, आई एम विद यू, हम क्रैक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, ये भी 2007 में था, तो 2007 में हमने दो क्वेश्चन देखे हैं। क्या है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्यूलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन ए एंड डी ऑप्शन।
एटॉमिक तो आएगा नहीं क्योंकि बायोलॉजिकल बात की जा रही, केमिकल कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक लेवल तो लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनता है, आपने पढ़ा होगा कि पहले सेल्यूलर लेवल होता है, आपने ये पढ़ा होगा ना, पहले सेल्स बनते हैं, सेल्यूलर लेवल, सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, और 1 सेकेंड, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, और सिस्टम ऑफ ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। हमने ये पढ़ा है। तो सेल्यूलर लेवल में लोगों को लग रहा होगा सेल्यूलर, नहीं, सेल्यूलर से पहले एक और लेवल आता है, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू NTA, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट रिटर्न WRITTEN written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि कैसे लिखा जाता है, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स है, वो 4 के 4 पॉइंट्स आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या है बात ये है कि मैंगो का हमें साइंटिफिक नेम बताना है, तो हमें पता होता है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन चारों में ये लिखा है, कौन सा सही है? मैंजीफेरा में M कैपिटल होना चाहिए, चारों में कैपिटल है, राइट। इंडिका में I स्मॉल होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाता है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, तीनों में है। नेक्स्ट वी हैव कार्लस लिनेयस ने फाइंड आउट किया था, तो उसका नाम लिखा होना चाहिए, तो उसका नाम हम सिर्फ लिन लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिन। तो इसमें तो नाम ही नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया, और इसमें कार है, लिन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ऐसे लिखा जाता है पूरा का पूरा नाम किसका? मैंगो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखिए उसी पे क्वेश्चन है, वो जो 4 पॉइंट्स है उसी पे क्वेश्चन है 2019 में, विच इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, ICBN के अगेंस्ट में कौन सा रूल है इन चारों में से? देखिए यहाँ पे हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, अंडरलाइन होना चाहिए अगर हैंड से लिखा है तो। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, इटैली होना चाहिए। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। तो गड़बड़ कहाँ हुई पता चला? ये तो सही है कि अगर हम हैंड से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, और अगर हम हैंड से नहीं लिख रहे हैं, प्रिंटेड है, तो वो लैटिन होना चाहिए और इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, ये भी सही है। जो पहला जो वर्ड होता है वो जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीशीज़ का नाम होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस का नाम है और इंडिका स्पीशीज़ का नाम है, करेक्ट। नाउ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, अगर स्पेसिफिक नेम लिख रहे हैं तो फिर स्पीशीज़ का नाम सिर्फ स्मॉल लेटर से होगा, जीनस का नाम हम कैपिटल से लिखते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमें बताना था अगेंस्ट द रूल कौन सा जा रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, अगेन 2016 में इस पे क्वेश्चन आया है कि नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगेन आपको बताना है कौन सा गलत है, ध्यान से देखिए, एक बार मैं बता चुकी हूँ, अभी के अभी चारों रूल्स बताएं। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, अभी देखा। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइंड, राइट, हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन होना चाहिए। सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली, जैसे कि मैंजीफेरा को आप अलग अंडरलाइन करोगे, इंडिका को अलग, एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? नहीं, लैटिन में लिखना होता है सिर्फ, राइट, तो ये यहाँ पे पकड़ा गया। और लास्ट देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमें पता है। ऑप्शन सी इसमें गलत है और हमें गलत बताना था, तो सी इज़ द राइट आंसर कि बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ICBN स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा कि ये जो रूल्स दिए किसने दिए हैं? ICBN ने। 2007 में क्वेश्चन आया था ICBN का फुल फॉर्म क्या है,
इंटरनेशनल देखिए, इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोस्फीयर नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नेमिंग। सो द राइट आंसर इज, ये आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ऑफ और फॉर में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ICBN पूछेगा तो ऑफ आता है, ठीक है, और ICZN पूछेंगे तो फॉर आता है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिफरेंट है, आई नो, बट आपको ऐसे ही याद रखना है। पहले की NCERT में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था इसमें। तो ICBN आएगा तो ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN आएगा तो फॉर। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बायोसिस्टमेटिक्स एम एट। 2003 में क्वेश्चन आया था, बायोसिस्टमेटिक्स क्या है। बायोसिस्टमेटिक्स क्या है आपको बताना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, delimiting various taxa of organisms and establishing their relationships, the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of study. So according to you, biosystematics क्या करना चाहता है, उसका एम क्या है। तो ये डायरेक्टली NCERT लाइन है कि ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो रिलेशनशिप। क्या करता है बायोसिस्टमेटिक्स, हमें पता है कि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, बट उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें बायोसिस्टमेटिक्स से पता चलता है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनके रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, एंड their phylogeny on the totally of various parameters of all fields of study. ऑप्शन C is the right answer in 8th question, ठीक है। ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। सिस्टमेटिक वर्ड का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैसे अरेंज किया जाए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज बायोसिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज भी रिपीट होता है, 1999 में आया था, ये आज भी रिपीट होता है। जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है ये किसने लिखी थी। एंगलर एंड प्रांटल, बेंथम एंड हुकर, बेसे, हचिनसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटेरम जो है ये बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। अच्छा, सिस्टेमा नेचुरे करके एक बुक है, ये पब्लिशमेंट है एक्चुअली। तो सिस्टेमा नेचुरे ये किसने किया था, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस वाज डन बाय लिनेयस, कार्लोस लिनेयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिनेयस इज क्रेडिटेड विद। लिनेयस के लिए को किस चीज़ का क्रेडिट मिला था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लस लिनेयस ने बताया था पूरा जो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जैसे कि 2 वर्ड्स में लिखा जाता है, एक जीनस का नाम होना चाहिए और एक स्पीशीज का नाम होना चाहिए। किसने बताया था, लिनेयस ने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दिस इज रिलेटेड टू योर विच एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये किसने दिया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कमेंट डाउन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, कमेंट डाउन करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, चलो ये बता देते, विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे ने दिया था डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो आपको बी और सी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिनेयस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। अगेन घुमा फिरा के 1990 में क्वेश्चन पूछा था कि लिनेयस ने जो नोमेनक्लेचर दिया था उसका क्या नाम था। तो अभी हमने देखा 2 वर्ड्स वाला है, मोनोनोमियल नहीं, वर्नाकुलर नहीं, पॉलिनोमियल नहीं, बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सिस्टमेटिक्स था, हमने उसका मीनिंग देखा। अब न्यू सिस्टमेटिक्स करके एक टर्म आया था, ये किसने दिया था। ऑप्शंस देखिए, बेंथम एंड हुकर,
लिनेयस, जूलियन हक्सले, AP डी कैंडोले। सो द राइट आंसर इज जूलियन हक्सले, ठीक है। इन्होंने दिया था टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स। क्या दिया था? न्यू सिस्टमेटिक्स। एंड इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी है, जेनेरा प्लांटेरम, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है नीट में, एंड नीट में ना अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस इसी से होते हैं, मैच द फॉलोइंग से। तो आप देखिए यहाँ पे, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि हाउस फ्लाई कौन से फैमिली, हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से इजी आपने सुना होगा, दैट इज़ इंसेक्टा सुना होगा, आर्थ्रोपोडा सुना होगा, एंड जिन लोगों को पता हो हाउस फ्लाई के बारे में, उन्होंने मस्किडे भी सुना होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे फाइलम हम बता सकते हैं यहाँ पे, इजी से एकदम जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम इजी से जाइए। फाइलम हम लोग बता सकते हैं किसका है, दैट इज ऑफ डी का हो जाएगा 2, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ही तो फाइलम का नाम है। अब क्लास देखते हैं, क्लास इसका क्लास इसका इंसेक्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। देन वी हैव फैमिली, फैमिली किसका होगा? मस्किडे, फैमिली मस्किडे। एंड डिप्टेरा बचा, डिप्टेरा ऑर्डर है। तो आपको ऐसे कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, जैसे हाउस फ्लाई का याद रखना है, ठीक है। देन फेलिस टिग्रिस, ठीक है, इनका याद रखना है, कैट का, डॉग का, ये सब का याद रखना है। तो इसमें से एक हाउस फ्लाई भी है। फैमिली हो जाएगा क्या? फैमिली हो जाएगा मस्किडे, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास हमारे पास हो जाएगा इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। दीज आर द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। टोमेटो और पोटैटो में, ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है टोमेटो और पोटैटो में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहाँ पे होंगे? फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन और जीनस। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे है? फैमिली में कॉमन है, ठीक है। आपको सीक्वेंस पता है, किंगडम, फाइलम, ऐसे याद रखिए, कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। किंगडम, फाइलम, फाइलम के साथ ही डिवीजन आ जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये हाईएस्ट से लोवेस्ट तक है। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें कहाँ देखने को मिलेगी? किंगडम में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किंगडम में, और सबसे कम सिमिलैरिटीज़ हमें स्पीशीज़ में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कहाँ देखने को मिलेगी, तो फैमिली में। ओके, नेक्स्ट, ये रट्टा मार जाओ, ये सारे क्वेश्चन है ना, रट्टा मार जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड। कौन से ऑर्गेनिज्म का इन चारों में से साइंटिफिक नेम करेक्ट है, एंड उनके सामने जो लिखा है वो भी करेक्ट है, ठीक है। करेक्टली डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल। क्या मस्का डोमेस्टिका उसका नाम है? नहीं, मस्का डोमेस्टिका तो हाउस फ्लाई का नाम होता है, तो लिजार्ड यहाँ पे लिखा है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। बी देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? हमने पढ़ा है, दैट इज मलेरिया, राइट। तो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये एक प्रोटोजोन है, राइट। पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, सही बात है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा सीरियस और डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं, फेलिस टिग्रिस। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बी सही लग रहा है टिक कर देना है, सी और डी देखना ही नहीं है, सारे देखने हैं। फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। नहीं, फेलिस टिग्रिस कैट का नाम है, टाइगर का नहीं है। ई कोलाई, फुल नेम एंटमीबा कोलाई, कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। नहीं, ये भी गलत है। बचा कौन सा हमारे पास? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यही सही था, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 2011 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है,
मस्त क्वेश्चन है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? टाइगर, टिग्रिस स्पीशीज, कैटलफिश, मोलुस्का क्लास, ह्यूमंस, प्रिमाटा फैमिली, हाउसफ्लाई, मस्का ऑर्डर। तो हमने देखा है मस्का डोमेस्टिका होता है, तो आगे जो मस्का है वो क्या है? जीनस का नाम है, ऑर्डर का नहीं है, ये गलत हो गया। ह्यूमंस में प्रिमेटा होता है बट फैमिली नहीं है प्रिमेटा, ठीक है। होमोसेपियंस है, ठीक है, फैमिली नहीं है प्रिमाटा, ये गलत हो गया। कैटलफिश मोलुस्का है एंड हमें दे रखा है कि क्लास है, तो मोलुस्का क्लास नहीं है, फाइलम है, राइट, ये गलत हो गया। टाइगर जो है टिग्रिस है, टिग्रिस क्या है? उसका स्पीशीज है, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, 2003 में ये क्वेश्चन आया था कि स्पीशीज क्या है? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms, real unit of classification devised by taxonomist। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सी तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जो ए में, बी में और डी में भी कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि रियल बेसिक यूनिट है कि लोएस्ट यूनिट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NTA, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रियल बेसिक यूनिट, बेसिक मतलब क्या होता है? लोएस्ट, इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मेन जो है वो स्पीशीज़ है। लोएस्ट है ये नहीं बताना है, बेसिक है ये बताना है, और रियल है ये बताना है। तो रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन? स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। तो मैंने आपको बताया था कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। जीनस, जीनस के पहले आता है फैमिली, बाद में आता है स्पीशीज, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे कम जनरल कौन सा होता है? स्पीशीज, उससे ज़्यादा जीनस, उससे ज़्यादा फैमिली। तो आपसे जीनस से कम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पूछा है, लेस जनरल, तो जीनस के नीचे कौन है? स्पीशीज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्पीशीज। वेरी इजी। आपको एक बार ये बात आप माइंड में बैठा लो, किंगडम जो है इसमें मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे और स्पीशीज जो है लेस कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। टेक्सॉन किसका यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्डर, टेक्सोनॉमी, स्पीशीज और जीन्स। तो टेक्सॉन, टेक्सोनॉमी में एक जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेक्सॉन, टेक्सॉन या फिर टैक्सा, ठीक है। तो ये यूनिट किसका है? टेक्सोनॉमी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ये अभी वही है जो मैंने आपको बताया कि एक सीक्वेंस मेंटेन करना है आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, ठीक है। 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको एक नया टर्म देखने को मिलेगा हर जगह, दैट इज ट्राइब। ट्राइब, तो आप बोलोगे ट्राइब के बारे में तो बताया ही नहीं, राइट। ट्राइब किसके बीच में आता है? मैं अभी आपको बता देती हूँ, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है, ठीक है। कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट, तो फैमिली के बाद टू लगा दो, फैमिली टू गेट, ठीक है। तो फैमिली, टी से ट्राइब और जी से जीनस, ठीक है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, एंड इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कीप। किंगडम तो है ही नहीं, पॉट्स तो फाइलम और डिवीजन एक ही होता है, ठीक है। तो डिवीजन, क्लीन का क्लास, और का ऑर्डर, फैमिली, टू का ट्राइब, जी से गेट का जीनस और सिक्स से स्पीशीज। तो ये करेक्टली बैठ रहा है, ठीक है। बाकी सब रॉन्ग क्यों है वहाँ पे देखते हैं कहाँ रॉन्ग है। कीप पॉट्स क्लीन, पॉट्स पहले आ गया, फिर क्लीन, क्लीन पहले आ गया और पॉट्स बाद में, पहले में ही मिस्टेक। कीप, पॉट्स या डिवीजन, क्लीन और ऑर्डर, ऑर्डर का यहाँ पे ऑर्डर छोड़ दिया हमने, ठीक है। ऑर्डर हमने यहाँ मेंशन किया है, क्लास और फैमिली के बीच में ऑर्डर आता है। नेक्स्ट, ये तो सही था। डी देखिए, पॉट्स क्लीन और, पॉट्स और क्लीन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, फाइलम वर्ड किसने दिया है? क्यूवियर, हेकल, थियोफ्रास्टस, लिनेयस। क्वेश्चन नंबर 21, दिस टर्म इज गिवन बाय हेकल, ठीक है, टर्म फाइलम इज गिवन बाय हेकल। और हमसे एक और पूछा था, न्यू सिस्टमेटिक्स किसने दिया है? तो जूलियन हक्सले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, बहुत ज़्यादा सिमिलर ट्रेट्स है, किसी भी रैंक के प्लांट्स एंड एनिमल्स है, तो वो कौन से ग्रुप में जाएंगे? स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर और टेक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 22, तो स्पीशीज़ में भी कुछ कॉमन होगा, प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ कॉमन होगा क्या? स्पीशीज़ में नहीं हो सकता, जीनस में भी नहीं, ऑर्डर में भी नहीं, कीप के बाद किंगडम में हो सकता है, फिर पॉट्स और डिवीजन, ठीक है, फाइलम और डिवीजन से प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेक्सॉन, ठीक है। हमें कुछ कॉमन देखना है प्लांट्स और एनिमल्स में, तो वो हमें टेक्सॉन में ही दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हम तब से कर रहे हैं टेक्सॉन टेक्सॉन टेक्सॉन, क्या है? अ टेक्सॉन इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो यहाँ से आपको पहले का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 23, अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, कोई भी रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है? रैंकिंग है, ठीक है। तो किसी भी रैंकिंग में टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो होता है उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे भी मेंशन था ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, तो एनी रैंक क्या होगा? टेक्सॉन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज 1990। देखिए देखो, बेसिक यूनिट पूछा है, अभी हमने देखा द रियल बेसिक यूनिट क्या है हमारा। ऑप्शंस देखिए, स्पीशीज, किंगडम, फैमिली और वैरायटी। तो अभी हमने देखा था बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज किंगडम, स्पीशीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो यूं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये आपने एनसीईआरटी में सुना ही नहीं होगा अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे थे, तो अब सुनने को मिलेगा। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज ये किसने आगे रखा था? 1988 में क्वेश्चन आया था, बहुत कम रिपीटेड है बट स्टिल। डी कैंडोले, लिनेयस, थियोफ्रास्टस और डार्विन। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये लिनेयस ने दिया था स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए, ये आपका टेक्सोनॉमिकल एड जो लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, उससे ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। हर्बेरियम की, देखिए इसको दो साइड्स में, एक साइड है हर्बेरियम की और दूसरे साइड है म्यूजियम कैटलॉग, ठीक है। अब मैं इस साइड कॉलम 2 पढ़ रही हूँ। Herbarium is a place. Herbarium is a place having a collection of preserved plants and animals. A list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. Next is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept. A booklet containing a list of characters and their alternate which are helpful in identification of various taxa. तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका इज़ कि आप कुछ कीवर्ड्स उठा लो, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे? जैसे कि हम पहले वाले में कीवर्ड्स देखते हैं, पहला वाला यहाँ तक है ना, हम इसमें कीवर्ड्स देखते हैं कि प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ रखे जाते हैं, हमें ये बताना है। कहाँ रखे जाते हैं? हर्बेरियम में होता है क्या? की में नहीं, म्यूजियम में होता है कि प्रिजर्व करके, ठीक है, उन्हें जमा करके एक जगह रखा जा रहा है। ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। जार में उन्हें एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है, कहाँ? तो म्यूजियम में। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. क्या करते हैं? ऑल द स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख के रखते हैं, और ये क्या होता है? एक लिस्ट होती है। तो ये लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कहाँ मिलेगा हमें ये लिस्ट?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्बेरियम नहीं, की में भी नहीं मिलेगा, म्यूजियम तो हट गया, उसे हम कैटलॉग बोलते हैं। एक लिस्ट जैसे ही लिखा आ जाए, ठीक है, या नंबर ऑफ ऐसे करके आ जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ें मिलती हैं, उस लिस्ट को हम कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से म्यूजियम एंड कैटलॉग क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्या है? इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। ये हो सकता है शीट्स पे ड्राइड प्रेस्ड ऐसे करके दबा के रखते हैं हम लोग, क्या, प्लांट्स के स्पेसिमेन, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम और की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम होता है वो। नेक्स्ट की, लास्ट क्या बचा? की क्या होता है? अब बुकलेट, बुकलेट होता है तो की होता है, ठीक है। लिस्ट आएगा तो कैटलॉग लिख देंगे, म्यूजियम आएगा तो प्रिजर्वेशन सोल्यूशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। देन वी हैव बुकलेट आएगा तो हम की लिख सकते हैं, एंड प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन आएगा तो हर्बेरियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ। हर्बेरियम शीट है ना, कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे प्लांट ऐसे है, हमने उसको ऐसे, जो हम लोग नोटबुक्स में से दबा के रख देते हैं ना प्लांट्स को, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे दबा के उसे हमने रखा होता है बहुत टाइम से। अब वो इस शीट पे है, ठीक है। यहाँ पे होता है नेम ऑफ द कलेक्टर, कब जमा किया था, कौन से डेट को, कौन से प्लेस से जमा किया था, इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें मेंशन होती है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो मेंशन नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, सी है लोकल नेम्स, ये भी बताया जाता है कि कौन सा नाम है, ठीक है। बचा क्या? हाइट ऑफ द प्लांट, तो यस, हाइट ऑफ द प्लांट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ म्यूजियम हैज़, अगेन ठीक है, वही चारों ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, आप खुद सॉल्व कीजिए। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। हर्बेरियम houses dried, preserved and pressed plant specimen. Botanical gardens have collection of living plants for reference. ये भी सही बात है कि आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमेन का तो की यूज़ करेंगे। हर्बेरियम में ड्राई, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, बोटानिकल गार्डन में लिविंग होते हैं। बचा क्या? म्यूजियम, म्यूजियम में फोटोग्राफ्स होते हैं क्या? नहीं, अभी हमने देखा प्रिजर्व्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन, प्रिजर्वेशन सोल्यूशन में रखे होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन नॉट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 29, last question of this chapter. One of the most important function of botanical garden is that. इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बोटानिकल गार्डन का? टू प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। ब्यूटिफुल एरिया बहुत सारे हैं, हम बोटानिकल गार्डन को ही क्यों लें, राइट। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स हेयर। दे अलाउ ex situ conservation germplasm. They provide the natural habitat for wildlife. बोटानिकल गार्डन में वाइल्ड लाइफ का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ये हटा दो, फर्स्ट भी हटा दो। बी और सी में देखो, दे अलाउ ex situ conservation germplasm. ex situ conservation मतलब जहाँ पे वो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ से, अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा बोटानिकल गार्डन इंडिया में, तो हम अफ्रीका से उसे इंडिया में उठा के ला रहे हैं, अपने प्लेस में लेके आना, दैट इज नॉन एज ex situ, ठीक है। उसका जो प्लेस है वहाँ पे उसको देखभाल नहीं करना, अनदर प्लेस में ले जाके उसे देखभाल करना, उसे हम ex situ कंजर्वेशन कहते हैं, और ये वहाँ पे अलाउ होता है, इसीलिए वो बोटानिकल गार्डन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये 2005 में पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एनालिसिस ऑफ चैप्टर, कि क्या क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो पहला, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिए, और ये टॉपिक से एक बार देख लीजिएगा, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, पहला तो ये। दूसरा, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, 4 रूल्स हैं ऑफ नॉमेनक्लेचर, हमें वो देखना है, जो कि किसने दिया था, ICBN ने दिया था, ठीक है।
ये दोनों फुल फॉर्म्स याद रखिएगा। उसके बाद टेक्सोनॉमिक एड क्या क्या है। टेक्सोनॉमिक एड में क्या क्या आता है, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज, हर्बेरियम, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक एड्स क्या क्या हैं हमें वो देखना है। और एक क्या है, ये जो पूरा प्लांट किंगडम, प्लांट फाइलम की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसका पूरा हमें सीरीज़ एक बार अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर से याद होने चाहिए फॉर द एनालिसिस, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये 4 टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो अभी आपको कैसा लगा, नीट लेवल के क्वेश्चंस कैसे लगे, मुझे कमेंट में बताना। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो सही है, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ है आपके पास, आप वो बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन कुछ और नया तरीका हो, कुछ बताना हो, कुछ एडिशनल सजेशंस, ठीक है, आप दे सकते हो। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जिन्हें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अचानक से पता चला एमएनएस नीट एक ही हो रहा है तो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़। आई एम विद यू, ओके। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।